नमस्कार साथियों, कपिल कॉमर्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अपने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक श्रृंखला चली हुई है, तो उसी श्रृंखला में आज अपन मैनेजमेंट सब्जेक्ट के जो 25 क्वेश्चन थे 2011 के जो पेपर में आए थे उनका आज सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि सॉल्यूशन इसलिए ज़रूरी है कि जैसे अभी सीईटी के बारे में ज़्यादा कुछ क्लियरेंस आया नहीं है और अधीनस्थ बोर्ड इस पेपर को कंडक्ट कराएगा। अब अधीनस्थ बोर्ड इस को पहली बार कंडक्ट करा रहा है। अब कंडक्ट कराने के लिए उसके पास क्या है, मटेरियल सबसे ज्यादा क्या रहेगा, जो आरपीएससी ने अभी तक जो पेपर लिए थे उनके क्वेश्चन उसके पास मटेरियल के रूप में रहेंगे। तो अपने को क्या करना है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा जो पिछले क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के उनको सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि ये एक सफलता की एक प्रथम सीढ़ी रहेगी यदि अपन इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। आइए तो अपन इसी क्रम में इस श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला अपना जो 2011 का पेपर है, ये जो पेपर है वो कौन सा है, 2011 का है। तो 2011 में जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे। अभी जब अधीनस्थ बोर्ड ये चीजें डालेगा नोटिफिकेशन में, वो उसमें भी शायद कॉमर्स का जो सिलेबस रहेगा वो डिट्टो रहेगा, ये का ये रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब अभी फर्स्ट के पेपर के बारे में ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अपन क्या करेंगे, जो पिछले जितने भी क्वेश्चन है सेकंड पेपर के उनको सॉल्यूशन करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था कि बैंकिंग व्यवसाय में क्या पूछा है, बैंकिंग व्यवसाय में करने वाली एक फर्म साझेदार की अधिकतम संख्या हो सकती है। किन की पूछ रहा है, बैंकिंग साझेदार में साझेदारों की संख्या पूछ रहा है। तो बैंकिंग साझेदार जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 था उसमें ये चीजें क्लियर की गई थी। कब, ये 2011 का पेपर है। तो 2011 के पेपर में किसकी चीजें आई थी सारी, जो कंपनी एक्ट 1956 था और पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया है कि बैंकिंग फर्म में कितने रहेंगे, 10, और जो नॉन बैंकिंग फर्म रहेगी, नॉन बैंकिंग फर्म में कितने रहेंगे, 20 साझेदार रहेंगे। कितने, अधिकतम, ये मैक्सिमम साझेदार है। मैक्सिमम जो साझेदार है बैंकिंग फर्म में कितने रहेंगे, 10, और नॉन बैंकिंग फर्म में कितने रहेंगे, 20। तो इसका आंसर क्या होगा, बैंकिंग व्यवसाय में करने वाली एक फर्म में साझेदारों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम कितनी होगी, 10 होगी। अगला क्वेश्चन है, अब वही चीजें आ रही है, उसी कितना बेसिक पूछा इन्होंने। अपन क्या करते हैं कि बिल्कुल बेसिक को नहीं पढ़ते हैं और डीपली जाने की कोशिश करते हैं कि इस पता नहीं इसमें से क्या पूछा जाएगा। लेकिन अभी अपन जब श्रृंखला में देखेंगे कि जितने भी पेपर 2011 में हुआ, यानी कि जो 13 में पेपर हुआ था, 15-16 का जो पेपर है, उन सब में क्या पूछा गया है, बेसिक पूछा गया है। और जो नॉन कॉमर्स के जो बच्चे उनको यही डर रहता है कि शायद पता नहीं क्या पूछा जाएगा, कॉमर्स रिलेटेड हमें ये नहीं आता। लेकिन अभी अपन देख रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जा रही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या किसकी पूछ रहा है, डायरेक्टर्स की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। अब बात अपन किसकी कर रहे हैं, ये किसमें था, वो कंपनी एक्ट, वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या स्पष्ट किया गया था कि भाई बैंकिंग जो साझेदार है उसमें 10 रहेंगे, नॉन बैंकिंग में कितने रहेंगे, 20 रहेंगे। लेकिन अपन बात करें किसकी, अब पूछ रहा है, ये एक निजी कंपनी की बात कर रहा है, एक प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है कि संचालकों की न्यूनतम संख्या क्या रहेगी। तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2। अपन बात करें किसकी, कि मैक्सिमम कितने डायरेक्टर रह सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने डायरेक्टर रह सकते हैं, 15 रह सकते हैं। ये किसके अनुसार, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। कितने डायरेक्टर होंगे, 15। अब बात करें इसकी कि यदि मेंबर की कितने हो सकते हैं, यहां पे अपन पिछले जो क्वेश्चन में देखा था, पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा था कि साझेदारों की क्या पूछी थी, संख्या पूछी थी। तो साझेदारों की संख्या की बात करें अपन, तो मैक्सिमम जो साझेदार कितने हो सकते हैं, भाई बैंकिंग और नॉन बैंकिंग तो 20 थे। लेकिन अभी जो प्राइवेट कंपनी की बात करें अपन, प्राइवेट कंपनी में कितने साझेदार हो सकते हैं, 100 साझेदार हो सकते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15। ये दोनों चीजें याद रखने की कि मेंबर और डायरेक्टर, मेंबर कितने हो सकते हैं, 15, डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 100, मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2, मेंबर भी और डायरेक्टर भी। अगला क्वेश्चन अपना, उद्यमिता आधारित है। उद्यमिता किस पे आधारित है, उद्यमिता आधारित है नवाचार और जोखिम पे आधारित है। उद्यमिता का जो मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, किस पे आधार होता है, इसका मुख्य आधार होता है जोखिम। लेकिन बात करें अपन नवाचार, दोनों की, क्योंकि अपने पास दोनों ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी, यानी कि जोखिम और नवाचार। उद्यमिता आधारित, अब जब अपन किसी भी स्टार्टअप को अपन
वो करते हैं, इम्प्लीकेशन करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक बिजनेस, एक व्यवसाय में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, मुख्य मेन तत्व क्या माना गया है, जोखिम माना गया है। अब जोखिम है, दूसरा तत्व क्या है, नवाचार। यदि नवाचार नहीं होगा तो वो व्यवसाय क्या होगा, समय के साथ क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। जैसे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहावतें, स्लोगन बोले जाते हैं कि जो समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है वो खुद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या चाहिए भाई, एक तो रिस्क होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से अपन देख रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक चीजें पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पूछा गया है डीपली, सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन उठाए गए हैं। और कितना इजी अपन हर इसमें, जैसे 25 एक पार्ट में 25 है, मैनेजमेंट वाले पार्ट में, इकोनॉमिक्स वाले में 25 है, अकाउंट्स, ऑडिट, ये सारी चीजें बेसिक है, उनमें से हम 24-25 आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात किसकी है कि कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदान नहीं किया गया। इन्होंने क्या पूछा, नहीं किया गया पूछा है, नहीं किया गया। तो सबसे पहली बात आएगी कि कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जब 1986 वाले की अपन बात करते हैं तो 1986 में अपने को कितने अधिकार दिए गए थे, 6 अधिकार दिए गए थे। पहला था सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का, चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, सुरक्षा का, चयन का, क्षतिपूर्ति का। ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए 1986 की बात कर रहे हैं अपन। सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का, क्षतिपूर्ति का। कौन सा है, सुनवाई का। सुरक्षा, चयन, क्षतिपूर्ति, सुनवाई, और सुरक्षा, चयन, क्षतिपूर्ति, सुनवाई और प्रतिफल, ये अधिकार थे अपने पास। किसके पास, अपने पास थे, कौन से, ये किस में दिए गए थे, सीपी में। लेकिन अभी जो आया है अमेंडमेंट, जो संशोधन हुआ है, जो संशोधन हुआ है, कहां, कौन सा हुआ है, अब 2019 में हो गया, सीपीए 2019। इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें और जोड़ दिए गए। इसमें कौन कौन सा जोड़ दिया गया है, शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, ये अधिकार इसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए गए। अब बात अपन किसकी कर रहे थे अभी, अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन ये है कि कौन सा अधिकार नहीं दिया गया। अपन बात कर रहे हैं सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, चयन का भी दिया गया है, सूचना का भी दिया गया है, लेकिन कौन सा नहीं है अपने पास, अपने नहीं है प्रतिस्थापन का अधिकार, यानी कि जो रिप्लेसमेंट का अधिकार है, राइट टू रिप्लेस। अपन चीजों को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी इसमें जो क्वेश्चन में आए थे वो 1986 से रिलेटेड थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था। लेकिन अभी जो आपके जो चीजें आएंगी वो आएंगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की जो चीजें आएंगी। लेकिन उनमें क्या हुआ है, अभी जो अमेंडमेंट किए गए उनमें क्या किया गया, 2 नई चीजें जोड़ दी गई हैं। क्या क्या जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार जोड़ दिया गया, और टोटल हो गए 8 अधिकार हो गए हैं। बाकी की ये अपन ने क्लास में ये चीजें सारी पढ़ ली है, बिल्कुल बेसिक पूछा गया है यहाँ से। और इन बेसिक चीजों को अपन कवर करते हुए पिछली क्लासों में पढ़ा है कि क्या क्या चीजें, मैंने उस टाइम ही बताया था आपको कि ये चीजें आती हैं और ये ही आएंगी। तो अपने को क्या, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या पूछ सकता है भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में यही पूछ सकता है जिला उपभोक्ता, राज्य उपभोक्ता और कौन सी जो राष्ट्रीय लेवल पे है उनकी क्या 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 लिमिट है, कि इतनी उम्र में अपन कितने साल तक अपन क्या कर सकते हैं, इसमें याचिका दायर की जा सकती है। ये सारी चीजें पूछी गई है और ये ही आगे पूछेंगे। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, संगठन में पदों हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने की, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। क्या पूछा है कि किसी संगठन में आवेदन एप्लीकेशन करने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या कहलाती है भाई, भर्ती कहलाती है, सीधा सा है। तो ये बहुत ही बेसिक आपको, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एक चीज याद रखनी है कि बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ना है, किसी चीज को भी मिस नहीं करना है। जैसा जितना कहा जाए उतना जरूर पढ़ना आप, जो नोट्स में लिखाया गया है। एक निश्चित धनराशि भुगतान करने की शर्त रहित प्रतिज्ञा क्या होती है, शर्त रहित होता है। एक होती है शर्त सहित, यानी कि जो अपने पास क्या होता है कि जब प्रोमिसरी नोट, अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जब टॉपिक पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे अपन दो चीजें हैं, शर्त रहित और शर्त सहित। ये अपने से क्या पूछ रहा है, शर्त रहित पूछ रहा है। तो शर्त रहित कौन सा है, शर्त रहित कौन सा है, विनिमय बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बात करें अपन चेक की, भाई चेक में भी शर्त होती है, प्रोमिसरी नोट में भी शर्त होती है और हुंडी में भी होती है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई शर्त नहीं होती है। क्यों, ये अपन टॉपिक में पिछली क्लासों में पढ़ा है कि
चेक क्या क्या एक बैंक पे लिखा जाता है, चेक पे बैंक पे लिखा जाएगा, बैंक पे लिखा जाता है, उसमें शर्त होती है कि आप 3 महीने के अंदर इसका पेमेंट, क्या कौन जो पेमेंट करने वाला है, जो पेई है, वो क्या करेगा, इसका पेमेंट करेगा। दूसरी बात प्रोमिसरी नोट का, प्रोमिसरी नोट भी, प्रतिज्ञा पत्र भी क्या होता है, शर्त सहित होता है। और तीसरी बात क्या, हुंडी। ये सारी चीजें क्या है, शर्त सहित है। लेकिन शर्त रहित अपने पास क्या है, शर्त रहित अपने पास विनिमय में बिल ऑफ एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन अपना, एक बिल जो प्राय बैंक पे, अब देखो उसी एक टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे, एक छोटे से टॉपिक से बिल्कुल बेसिक पूछ के इन्होंने 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लिए, 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे उसी चीज से। अब सोचो आपको ये लग रहा होगा अभी इजी लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम अपन जब पढ़ रहे थे तो शायद अपने को क्या लग रहा था कि ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, और अपन बिल्कुल डीपली पहुंच गए। लेकिन अपने को क्या करना था, बेसिक पढ़ना था, और अभी बेसिक पूछा। अब देखो वो अभी पूछा है विनिमय बिल से, अब इसने पूछ लिया कि बैंक पर जो लिखा गया है वो क्या कहलाता है। सीधे एक बिल पे क्या लिखा जाता है, एक बिल जो प्राय बैंक पर लिखा जाता है क्या कहलाएगा, चेक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बिल, वही चीज, एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन। एक बिल जो प्रतिफल के, बिना प्रतिफल के लिखा और स्वीकार किया जाता है। अब इसमें क्या है कि भाई उसके लिए या तो कोई चार्जेस हो या फिर किसी न किसी रूप से किसी को लाभ मिल रहा हो, लेकिन ऐसा अपने को यह ढूंढना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे लाभ नहीं मिलता हो एक दूसरे को। यानी कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर जब बिल लिखता है तो उसमें ना तो शर्त हो कोई भी, ना उसी किसी प्रकार का लाभ या कोई चार्ज देना पड़ रहा हो। तो व्यापारिक बिल आपको पता है, व्यापारिक बिल के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज लगेगा। प्रतिबिल है इसमें भी, विदेशी बिल है उसमें भी है। लेकिन जो सहायतार्थ बिल है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर क्या लिखता है, सहायतार्थ बिल लिखता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही कोई उसमें कोई शर्त होती है। यानी कि ये भी क्या होता है, सहायतार्थ जो बिल होता है वो शर्त रहित बिल माना जाता है। बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर शिकायत करने की समय सीमा क्या है। अभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का दूसरा पढ़ने क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था कि कितने अधिकार दिए गए और कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। यहां पूछ ली कि जब अपन याचिका दायर कर सकते हैं, जैसे कि एक उपभोक्ता जब किसी चीज से, यानी कि व्यवसायी के व्यवहार से या फिर किसी ऐसी वस्तु से जिससे उसे हानि पहुंची, उससे यदि पीड़ित है तो कहां पे याचिका लगाएगा, कहां पे याचिका दायर करेगा। तो उसके 3 माध्यम थे भाई, जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता मंच और राष्ट्रीय। अब इनमें क्या थी, एक समय सीमा है कि भाई आप पीड़ित हुए हो, आप पीड़ित होने के बाद इतने समय सीमा में आप याचिका दायर कर सकते हो। लेकिन ये याचिका समय सीमा क्या है, यह समय सीमा है 2 वर्ष तक। अभी जब अपने पास सीपीए अपन 2019 पढ़ेंगे तो 2019 में भी सेम चीजें हैं, वही चीज है। पहले भी यही था कि 2 वर्ष तक था, अभी भी 2 वर्ष है। तो अपने को क्या पढ़ना है कि अपने को ये याद रखना है कि उनकी लिमिट कितनी है, कितनी सीमा में कर सकते हैं, और जो उनके अध्यक्ष बनेंगे, जो चेयरमैन रहते हैं जिला उपभोक्ता मंच, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच या राज्य उपभोक्ता मंच के, उनकी क्या तो उनकी उम्र रहती है जिस तक वो अपॉइंट कर किए जा सकते हैं, किस सीमा तक वो, उनकी सीमा क्या क्या है, किस जैसे कि भाई जिला उपभोक्ता मंच की 1 करोड़ है, ठीक है, और 10 करोड़ तक किसकी है भाई, 1 करोड़ तक है, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक किसकी है, राज्य की, और राष्ट्रीय कितनी है, 10 करोड़ से अधिक है। तो ये सीमा आपको याद रखनी है कि किस किस सीमा तक याद किए जा सकते हैं और क्या रहेगा। ये तो सबका कॉमन है कि भाई 2 वर्ष के अंदर अंदर अपन क्या कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक कंपनी है, सीधी सी बात है, एक कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। ये अपने टॉपिक में पढ़ा था उस टाइम कि कंपनी की खुद की एक सार मुद्रा होती है, जो यदि कंपनी में जो साझेदार है, दिवालियापन, पागलपन या फिर मृत्यु होने पर कंपनी का विघटन नहीं होता है, और कंपनी जैसे कि साझेदारी का या फिर 1% कंपनी दूसरी होती है, वो भी क्या होती है, कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है। जैसे कि साझेदारी है, एचयूएफ है, या फिर एकल स्वामित्व वाला, जो अपने पास एकल स्वामित्व वाला जो पैटर्न होता है बिजनेस का। इन सब में क्या होता है कि यदि उसका मालिक मर जाए, यदि उसका जो साझेदार है वो उनका साझेदारी का विघटन हो जाए, तो वो संस्था क्या होती है अलग, उसका भी समाप्ति हो जाती है, उसको भी मृत माना जाता है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, यदि साझेदार से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है, फर्क पड़ता है स्वयं एक कंपनी, खुद एक व्यक्ति माना गया है, कृत्रिम व्यक्ति माना गया है, जिसकी एक सार मुद्रा, जैसे कि अपन हस्ताक्षर करते हैं वैसे क्या करते हैं, कंपनी की एक सार मुद्रा होती है, वह भी अपना और अपने नाम से क्या करती है, संपत्ति खरीद सकती है और बेच सकती है। जैसे कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य संपत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है, वैसे क्या कर सकती है जो कंपनी है वो भी संपत्ति खरीद और बेच सकती है। तो क्या माना गया है कंपनी को, एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया। कितना छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें। व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से सही आचरण करना है। अब बताओ, व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से क्या आएगा, नीति शास्त्र,
सही आचरण करना है, क्या कहलाएगा? नीति शास्त्र कहलाएगा। ये अपना जो टॉपिक है बिजनेस मैनेजमेंट का, उसका पहला जो पॉइंट है यही है कि बिजनेस एथिक्स के नाम से एक टॉपिक है, उसमें बिल्कुल सिंपल पूछा गया है क्या कहलाता है, नीति शास्त्र कहलाता है। और मेरे हिसाब से शायद ही कोई इस क्वेश्चन को, इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को गलत करके आया होगा। अब बात करें नीति शास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्राचीन शब्द से हुई है। किससे हुई है? एथिकोस से हुई है। ये जो छोटे छोटे टॉपिक है इनको जरूर याद रखना आप, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व आधारित है। व्यवसाय का सामाजिक पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है? सामाजिक उत्तरदायित्व आधारित है। किस किस पे भाई? व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, लाभ कमाना। अब दूसरा जो गौण उद्देश्य माने गए हैं, गौण उद्देश्य में क्या आता है भाई? सेवा उद्देश्य, सेवा उद्देश्य। और क्या होना है? अब ये तो है कौन सा? मुख्य उद्देश्य, और ये है गौण उद्देश्य। अब ये पूछ क्या रहा है कि सामाजिक उत्तरदायित्व। अब सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें तो क्या जाएगा? सेवा उद्देश्य और प्रन्यासी विचारधारा। अब ये शायद आपको लग रहा होगा ये अटपटी सी चीज है, लेकिन आपको पता होगा जब एक व्यवसायी या एकल स्वामित्व वाला हो या साझेदारी वाला हो, जब वो कुछ समाज में जब कार्य करता है तो उसमें एक ट्रस्ट की भावना उत्पन्न होती है। दोनों एक ट्रस्टी के रूप में होते हैं, यानी कि एक प्रन्यासी विचारधारा उनमें उत्पन्न होती है। अपन चलते हैं कि ये दुकानदार क्या होगा? ये माल अच्छा देगा, ये 100% है, ये अपने को सही तरीके से माल लगाएगा, अच्छे पैसे में देगा, यानी कि उचित समय उचित मूल्य पर अपने को चीजें किनके द्वारा मिलती है? दुकानदार के द्वारा। तो ये एक ट्रस्ट उत्पन्न होता है, यानी कि एक व्यवसायी का और एक उपभोक्ता का और एक व्यवसायी का, दोनों का जो कौन सी उनका जो संबंध होता है वो किस पे आधारित होता है? प्रन्यासी विचारधारा पे आधारित होता है। तो अपन करेंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4, यानी कि सेवा उद्देश्य और प्रन्यासी विचारधारा उद्देश्य। यदि अपन से ये पूछता है कि इसका मुख्य व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन से पूछता तो अपन क्या करते? अपन इसमें करते हैं कि भाई लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन अभी आंसर क्या होगा अपना? अभी आंसर होगा अपना 4 नंबर, यानी कि सेवा उद्देश्य और प्रन्यासी विचारधारा। अब के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार है। ये लगभग हर जगह पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड से कॉमर्स से रिलेटेड हो या फिर जूनियर अकाउंटेंट हो या कॉलेज लेक्चरर, हर जगह पूछी जाती है परिभाषा। और मैंने जब ये टॉपिक करवाया था मैनेजमेंट का, उस टाइम ही बताया था आपको कि आपको कम से कम 4-5 परिभाषा देखने को मिल सकती है। अभी अपने सामने एक परिभाषा आ चुकी है, हो सकता है आगे एक और परिभाषा आ जाए, हो सकता है एक ही आए। तो अपने को कम से कम 4 जो परिभाषाएं, जैसे कि व्यवसाय की जो बिजनेस की जो डेफिनेशन है, मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, या फिर और जो चीजें आती रहेगी वो अपन बताते रहेंगे टाइम पे। लेकिन मैंने बताया था कि समन्वय प्रबंध का सार है, किसने कहा था? कुंज ओडोनेल ने कहा था। ये जो याद रखने की जो चीजें हैं बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन अपने को एक एक क्वेश्चन मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। तो अपने को बिल्कुल बेसिक भी पढ़ना है और बहुत डीपली भी पढ़ना है। तो ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल याद करके जानी है आपको कि डेफिनेशन किस व्यक्ति ने, यानी कि किसने कौन सी, हेनरी फ्योल ने क्या दी थी, हर्बर्ट साइमन ने, ये सारी नोट्स में लिखाई हुई है आपको कि किस का कौन सा कथन था। समन्वय जो पद श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है। अब मैंने उस टाइम जब अपन टॉपिक पढ़ रहे थे तो अपन ने बताया था कि जैसे कि एक ये क्या है? ये टॉप मैनेजमेंट है। यहां पे कौन कार्य कर रहा है? मिडिल मैनेजमेंट। और यहां पे लो। अब यहां पे जो काम कर रहा है वो कौन सा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो क्या करता है? जो निर्देश और आदेश देता है, जो कंपनी के लिए पॉलिसियां तैयार करता है। वो कंपनी के लिए पॉलिसियां तैयार करके कहाँ जाती है? नीचे की ओर आती हैं। किसके पास आती है? यहाँ पे सुपरवाइजर, लेबर काम कर रही है, सुपरवाइजर काम कर रहा है। यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट, जिसमें अपन बात करें मैनेजर वगैरह शामिल होते हैं, मैनेजर जितने भी हैं वो किस में आएंगे? इसमें आएंगे। अब जो नीचे से ऊपर की ओर ये क्या हो रहा है? ये सारी चीजें क्या हो रहा है? लंबवत चल रही है, वर्टिकल रूप से। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो पद श्रृंखला के लिए विभिन्न स्तरों पर जो कार्य करता है, समन्वय यानी जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है आपके कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन। 3 चीजें दी हुई है जो किसके हैं? मैनेजमेंट के फंक्शन में आते हैं। मैनेजमेंट का फंक्शन यानी कि प्रबंध के जो कार्य के जो 3 कार्य आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन और डिसिप्लिन, 3 चीजें। तो उसमें से लिया गया क्वेश्चन ये। और ये क्या कह रहा है कि पद श्रृंखला यानी कि जब, अब ये किस में होता है? जब जो फॉर्मल होते हैं, 2 टाइप के होते हैं संगठन। कौन कौन सा? एक तो फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल।
तो जो पद श्रृंखला ये किस में मानी जाती है, ये मानी जाती है फॉर्मल में, क्योंकि इनफॉर्मल में होता है क्या है, इनफॉर्मल में कोई पद श्रृंखला नहीं होती, वो अंगूरी लेता की तरह होता है, ऐसे यू फैला। जैसे अपन किसी थड़ी पे बैठे हुए हैं और थड़ी पे बैठ के अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाता है, वो अनौपचारिक संगठन है। और औपचारिक संगठन में क्या होता है, जो पद श्रृंखला होती है वो क्या होती है, वर्टिकल मानी जाती है। बात है संप्रेषण जो शब्द है, अभी मैंने बताया था आपको कि आपके जो सिलेबस में 3 चीजें जुड़ी हुई है जो मैनेजमेंट के कार्य से, तो अपने को क्या करना, मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे अपन और मैनेजमेंट के कार्य भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या था कि संप्रेषण शब्द की लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्या पूछ रहा है, ये कम्युनिकेशन। अब जो संप्रेषण कम्युनिकेशन किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, ये जरूर याद रखना आप। जब ये लिखवाया था कम्युनिकेशन वाला, तब भी मैंने लिखवाया था कि हो सकता है आपसे यही पूछ लेता कि संप्रेषण जो शब्द है कि उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वो आपको लैटिन ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ लिया इन्होंने कम्युनिस्ट। अब इसी ने इसमें क्या दे दिया, लैटिन में दे दिया और कम्युनिस्ट भी दिया। अब पूछ लिया इसने क्या पूछा, देखो कितने इत्तेफाक की बात है, इसने क्या पूछा, सिर्फ कितना सामान्य सी चीजें पूछी है कि लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है सामान्य। क्वेश्चन होना क्या चाहिए था, क्वेश्चन होना यह चाहिए था कि भाई संप्रेषण किस भाषा से लिया गया है, हो सकता है लैटिन, या फिर लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, वो था कम्युनिस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अनौपचारिक संप्रेषण के रूप में भी जाना जाता है। अभी मैंने बताया अनौपचारिक संप्रेषण यानी कि 2 संगठन के 2 प्रकार हैं, एक तो फॉर्मल है और एक क्या है, इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब जो फॉर्मल में आएगा, फॉर्मल में क्या आएगा भाई, लंबवत आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा। लेकिन बात अपन किसकी करें, अनौपचारिक की। अनौपचारिक में कौन कौन सा आएगा, जो ग्रेप वाइन है, जो ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन रूप में दिया जा रहा है, यानी कि इसके पास इससे पहुंचा, इसके पास इससे पहुंचा। और जो फॉर्मल में आएगा, फॉर्मल में कैसे आएगा कि एक से होता हुआ दूसरे पे और दूसरे से होता तीसरे पे, यानी कि ये यदि टॉप मैनेजमेंट है और ये मिडिल मैनेजमेंट माना जाए और ये नीचे तक, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आदेश कैसे आएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि अनौपचारिक संप्रेषण के रूप में भी जाना जाता है। किनको जाना जाता है, अंगूरी लेता संप्रेषण को भी और अफवाह मील को भी, दोनों को माना जाता है। यानी कि आंसर क्या होगा इसमें, 3। लेट्स करो स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू, अपन आगे उसी क्रम में बढ़ते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था, 19वां जो क्वेश्चन है अपना था कि एकल स्वामित्व के अंतर्गत दायित्व होता है। तो जब जिस टाइम अपन ये टॉपिक पढ़ रहे थे उस टाइम बताया था कि इसका एक ही एकल स्वामित्व वाले टॉपिक से एक ही चीज आएगी, इसमें पूछ सकता है कि इसका दायित्व या इसका उत्तरदायित्व कैसा रहेगा। तो अपना कौन सा व्यक्तिगत रहेगा और असीमित रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि निर्देशों की पालना हेतु आदेश लागू करना क्या कहलाता है। भाई जब आदेश और निर्देश, 2 चीजें बताई थी आपको कि आदेश अलग होते हैं और निर्देश अलग होते हैं। आदेश होता है कि किसी कार्य को करना है, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट यदि मिडिल मैनेजमेंट को या लोअर मैनेजमेंट को आदेश देता है, क्या देता है, आदेश देता है कि आपको ये कार्य करना है। उसमें कार्य प्रणाली के, और निर्देशों में क्या होता है, निर्देशों में ये बताया जाता है कि कैसे करना है, और आदेश में क्या बताया जाता है कि सिर्फ करना है, आपको ये कार्य करना है। ठीक है, ये तो क्या हुआ, ऑर्डर हो गया। और जब डायरेक्शन की बात आए तो डायरेक्शन में क्या करना है आपको, तो डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन में ये बताना होता है कि इस कार्य को इस प्रकार से किया जाएगा और इस प्रकार से ये परिणाम प्राप्त होंगे, और उसी के लिए क्या करना होता है, उसे बार बार में क्या होता है, मैनेजर क्या इसको अभिप्रेरित करते रहते हैं। तो इसका क्या आएगा कि निर्देशों की पालना करने हेतु आदेश लागू करवाना। भी आदेश लागू करवाना, आदेश लागू करवाने के लिए क्या होगा, अनुशासन जरूरी है। क्या होगा, अनुशासन। अपन बात करें किसकी, कि संगठन की अभी भावी मानव शक्ति आवश्यकताओं का पूर्व निर्धारण है। संगठन की किसकी, भाई कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, ये कौन निर्धारण करेगा, किसके द्वारा, सीधी सी बात है, ये तो मानव संसाधन नियोजन के द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा कि भावी समय में, आने वाले समय में, यानी कि वर्ष के अंत तक अपने को इतने मानव संसाधन यानी कि इतने व्यक्तियों की कार्य करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन अपना, व्यवसायिक वित्त के आंतरिक स्रोत कौन में शामिल है, क्या आएगा इसमें, भाई देखिए अंश पूंजी है, बैंक ऋण है और ये अधिक विकसित, ये क्या है, ये सारे क्या है, ये बाह्य स्रोत माने जाते हैं। लेकिन ये पूछ क्या रहा है अपन से पूछ रहा है आंतरिक स्रोत, तो क्या जाएगा, धारित आय। अब बात अपन क्या किसकी करें कि भाई धारित आय किससे संबंधित है। भाई धारित आय में क्या होगा, एक कंपनी का जो लाभ,
कंपनी प्रॉफिट आफ्टर क्या क्या आ जाएगा, यदि अपन एक बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की बात हो गई, डिविडेंड की बात हो गई, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, डिविडेंड, इन सब के बाद भी जो कंपनी को क्या बचता है, जो प्रॉफिट बचता है वो क्या कहलाता है, रिटेन्ड इनकम कहलाती है। तो इसका जो आंतरिक स्रोत क्या होता है, यदि कंपनी ने देखा आपने कंपनी ने ये सब चीजें दे दी, लेकिन भावी जो हानियों के लिए क्या कर लेती है, अपने पास खुद के पास कुछ पूंजी भविष्य के लिए रख लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, रिटेन्ड इनकम कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, धारित आय। यानी कि इन सबको चीजों को घटाने के बाद जो कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचता है वो क्या कहलाता है, रिटेन्ड इनकम कहलाती है। अगला क्वेश्चन, एक उत्पाद सेवा के बारे में गैर व्यक्तिगत संप्रेषण है, ये क्या पूछ रहा है भी, गैर व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत होता, यदि व्यक्तिगत पूछा जाता तो ये तो हो सकता था कि प्रचार प्रत्यक्ष विपणन यदि किया जाए या प्रचार किया जाए या फिर विक्रय संवर्धन, ये सारी चीजें क्या मानी जाती है, ये व्यक्तिगत। लेकिन जब क्या विज्ञापन क्या है, एक गैर व्यक्तिगत संप्रेषण है। ये जब विज्ञापन का अपन टॉपिक पढ़ रहे थे एडवर्टाइजमेंट का, तो मैंने ये बार बार चिल्ला चिल्ला के चीजें बताई थी आपको कि जब अपन विज्ञापन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें एक मेन चीजें क्या थी, विज्ञापन एक तो किस एडवर्टाइजमेंट से लिया गया है और दूसरे क्या है, गैर व्यक्तिगत क्या है, संप्रेषण है। प्रशिक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है। अब भाई प्रशिक्षण का उपयोग किसमें नहीं किया जाता, अभिप्रेरणा वृद्धि में, कार्यकुशलता वृद्धि में, कर्मचारी आवर्ती में वृद्धि में। तो अब आप देखो कि भाई ट्रेनिंग किसमें नहीं ली जाती, भाई ट्रेनिंग किस नहीं ली, कर्मचारी आवर्ती वृद्धि में। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल अपन बेसिक कॉमन, चाहे कॉमर्स से हो या ना हो, लेकिन इनको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो 2011 के जो एग्जाम में जो चीजें आई हैं, 2011 में क्या क्या आया, तो वह जैसे अपन ने किसका कहा 25 क्वेश्चनों का अपन ने अटेम्प्ट किया, वैसे ही अपन क्या करेंगे, अगले जो 2016 में जो जितने भी पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। और ये एक श्रृंखला चली रही है जिसमें मैनेजमेंट के, अकाउंट्स के सभी के क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं अपन। और इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। धन्यवाद।